विकासवादी सोच के चलते बदल रही नोएडा की तस्वीर। मोदी योगी के नक्शे कदम पर चले विधायक धीरेन्द्र सिंह। विधायक के अथक प्रयासों से स्थापित हुए विकास के नए आयाम। जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग बनकर तैयार। चमचमाती सड़कें, बेहतरीन पार्क, विकास की सोच का परिणाम। नोएडा को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहां पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने तमाम विकास कार्य किए हैं। तमाम बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर नोएडा को विकास के नए आयाम दिए गए। नोएडा की चमचमाती सड़कें, बेहतरीन पार्क, जेवर में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका पहला चरण लगभग बनकर तैयार है। ये सभी यहां के स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह की विकासवादी सोच और अथक मेहनत से ही संभव हो पाया है। जेवर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में शिलान्यास किया था। तब से अब तक एयरपोर्ट के निर्माण में कई बाधाएं आई, लेकिन विधायक धीरेन्द्र की सूझबूझ से सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया और आज इस एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग बनकर तैयार है। आने वाले 1 या 2 माह में इस पर ट्रायल रन किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बता दें कि जेवर का पूरा क्षेत्र कुछ वर्षों पहले तक अपराध की जद में था। दिन दहाड़े छिनैती और लूट होती थी, लेकिन आज इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हो रही है। इसके अलावा और क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में नोएडा से हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह से खास बातचीत की। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपने नाम के भी मुतायन को पूरा यहाँ गौतम बुद्ध नगर के अलावा पूरा देश जानता है। जो योगी सरकार में भी लोकप्रिय विधायक है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी। हम बता दें, जो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात सुन रहे हो और जो बनवाया है वह इन्हीं के कर कलमों द्वारा और मेहनत के द्वारा बनाया जा रहा है और संभव हो पाया, क्योंकि किसान जो थे वह अपनी ज़मीन नहीं दे रहे थे। विधायक जी ने अपनी मेहनत से किसानों से बात की, फिर मुख्यमंत्री जी के संग उनको मिलाया, तब यह संभव हो पाया। आपको मिलाते हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी से। जी सर, आपका स्वागत है। विधायक जी, जहाँ गौतम बुद्ध नगर में हम बैठे हैं जेवर में, यहाँ गांव बड़ा पिछड़ा था और क्राइम के नाम से मशहूर था, लेकिन जब से आप विधायक बने हो क्राइम भी 99% कम कर दिया आपने और जो जेवर एयरपोर्ट है इसको भी गति दी है। ये कैसे संभव हो पाया सर? देखिए, 2017 में यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आई प्रदेश में और 2014 से जो विज़न हमारे देश के प्रधानमंत्री का था विकसित भारत का, उसे साकार करने की दिशा में 2017 से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रयास शुरू किए। विधानमंडल दल की पहली बैठक में मेरे द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि हमने अपने संकल्प पत्र में 10 लाख रोज़गारों के सृजन की बात कही है। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे कि जिनके सहारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकें। तो विगत 30 वर्षों से जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पा रही। इसके बनने से पूरे देश में रोज़गारों का सृजन होगा, तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की समझ में ये बात आई और उन्होंने सारी बाधाएं पार करते हुए सभी मंजूरियां आवश्यक भारत सरकार से लीं और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। लेकिन 2018 में दिक्कत आई जब किसानों ने यहाँ ज़मीनें देने से, अधिग्रहण किए जाने से मना कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा ये वही स्थान है जहाँ भट्टा पारसौल है, जिकरपुर भी पास में। यहाँ किसानों के साथ खूनी संघर्ष हुए शासन, प्रशासन और सरकारों के, और यहाँ लोग 2 इंच ज़मीन के लिए भी संघर्ष करते थे। तो ये वही इलाका था। लेकिन चूँकि दृष्टिकोण बदला, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए, तो किसानों को जब समझाया गया और उनकी वार्ता प्रदेश के मुखिया से कराई गई, तो एक रास्ता बना और लोगों ने प्रथम चरण के लिए एयरपोर्ट बनाए जाने की सहमति दी और उसके बाद से एयरपोर्ट का रास्ता साफ हुआ। और आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने इस जेवर जैसी जगह में जो 2017 से पहले
एक ऐसे अंधकार में था जहाँ विकास की कोई योजनाएं नहीं थी, जहाँ शिक्षण संस्थान नहीं थे, जहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। उस क्षेत्र में एक ऐसे एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जो पूरे उत्तर भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए एक ऐसी सौगात बनकर उभरेगा जिससे उन्हें खुशहाली मिल सकेगी और इस क्षेत्र की तरक्की होगी। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी तो ये बनने ही जा रही है, जेवर। और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी जेवर की तरफ से तय होगा। तो आज यहाँ फिल्म सिटी हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ अपने उद्योग धंधे लगा रही हैं और एक माहौल बनाए प्रदेश की कानून और व्यवस्था में सुधार आने के बाद। अभी एक प्रतिनिधिमंडल मैंने मिलवाया था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपके आने के बाद जो कानून व्यवस्था में सुधार है, हम अपने उद्योग धंधे हरियाणा से उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं और वो भी जेवर में। तो इससे ऐसा आभास होता है कि देश के अन्य प्रांतों के लोग भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की वजह से और एक औद्योगिक माहौल की वजह से आज अपने उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर जेवर में लगाना चाहते हैं। विधायक जी, एक सवाल है, जब एयरपोर्ट बन रहा था सर, जब बहुत दिक्कतें आई, हमने भी देखा, आपने यह संभव कर दिया और ये एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल बन रहा है, इसको बनने से हमारे जो एनसीआर नहीं, बाहर के लोगों को भी, युवा को रोजगार मिलेगा और मिले जब तैयार हो जाएगा तो। लेकिन विधायक, सबसे बड़ी बात ये है, जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये हमारे देश में नहीं, बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है। और नंबर 2 कि इसको बनने से, फिल्म सिटी बनने से, जो बाहर के देश के लोग हैं वह हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे हैं। रैपिड रेल भी आ रही है हमारे यहाँ पे। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मानचित्र, विश्व मानचित्र पर इस वक्त जेवर की अपनी एक पहचान इसलिए बन चुकी है क्योंकि यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो ज्यूरिख की कंपनी बना रही है और ज्यूरिख की कंपनी दुनिया में तकरीबन 10 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन करती है। यह एयरपोर्ट इसलिए भी ख़ास होगा, यह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है और जो कार्बन एमिशन है वो यहाँ बहुत कम मात्रा में होगा और जो भी प्रदूषण यहाँ विकास से होने की संभावना है उसे रोकने के लिए भारी मात्रा में हम लोग यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में। और यहाँ बनने वाले जो लॉजिस्टिक हब्स हैं या हम परिवहन की सुविधा देने जा रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि जल मार्ग को अगर छोड़ दें तो यह बेहतरीन कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो यात्री पर खर्चा पड़ता है, हम उससे भी सस्ता यहाँ से यात्रा कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे लोग जानें जेवर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और यहाँ से यात्रा करनी पसंद करें। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं है, वो बैगेज की समस्या हो खुद ले जाने की या टर्मिनल तक पहुंचने में दिक्कतें हों, वो सारी चीज़ें यहाँ वर्ल्ड क्लास होने जा रही हैं। इसलिए आज दुनिया में इस क्षेत्र ने और इस एयरपोर्ट ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि यह क्षेत्र 2017 से पहले जाना भी नहीं जाता था और यहाँ के किसानों ने विकास के लिए, अपने आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए अपनी ज़मीनें देकर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है विकास का, जो मोदी जी के विज़न से मैच करते हुए इस देश को विकसित देश की तरफ ले जाने वाला है। और प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का जो सपना हमारे प्रदेश के मुखिया देख रहे हैं, निश्चित तौर से जेवर उसका एक माध्यम बनेगा उस खुशहाली का, और यहाँ का विकास इस प्रदेश के विकास को बहुत दूर तक ले जाएगा और शीघ्र ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ रहा है। तो हम वह लक्ष्य भी हासिल कर पाएंगे
और लोगों को एक ऐसा उत्तर प्रदेश दे पाएंगे जहां सबका साथ, सबका विकास हो और सर्वत्र खुशहाली हो। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही सुरक्षा को लेके कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार सुरक्षा दे रही है, क्योंकि जो पहले उत्तर प्रदेश में कंपनियाँ थी, फैक्ट्री थी, वह छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में जा रही थी। अब ऐसा योगी जी ने भी कर दिया और देखा गया जैसे जिस तरह योगी जी ने प्रदेश में सुरक्षा दी है, अब हर स्टेट के उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाह रहे हैं और उन्हीं की तर्ज पर आपने जेवर में उनको सुरक्षा दी है। जो कंपनियां आ रही है या यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी सुरक्षा दे रहे हो आप लोग। यह कैसे संभव कर पा रहे हैं जो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पे अब रहने को मजबूर हो रहे हैं और यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए आम नागरिक भी उतावला हो रहा है, जो कि अब ज़मीनों के रेट भी इसी वजह से हाई हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है सोच, विज़न जी। देखिए, पूर्व की जो सरकारें थीं वो किसानों से ज़मीनों का अधिग्रहण करती थीं लूट मार के लिए। यहाँ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो किसानों से औने पौने दामों में ज़मीनें ली गईं और उद्योगपतियों को और बिल्डर मित्रों को दे दी गईं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस जनपद में बायर्स की जो समस्या वो बड़ी गंभीर हो चली थी। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, मकान खरीद लिए, लेकिन उस बिल्डर ने सारी जमा पूंजी को हड़प लिया। तो यह एक गंभीर समस्या जब बन गई इस क्षेत्र में, तो इस सरकार के संज्ञान में आने के पश्चात रेरा का गठन हुआ और अभी अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पास किया। जी, बहुत बड़ा। तो वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार का है। तो ये नीयत साफ है इस सरकार की। और पिछली जो सरकारें होती थी, किसानों से 800 रुपये मीटर ज़मीन ली जाती थी, मोटा कमीशन खाकर वो बिल्डरों को, उद्योगपतियों को दी जाती थी ज़मीन, फिर उद्योगपति उसे 40,000 रुपये मीटर बेचते थे। तो ये जो गैप था और किसान को ठगने की जो नीति थी और नीयत थी, वह इस सरकार ने शुरू से उस नीयत के ख़िलाफ़ काम किया, किसानों से सीधा संवाद किया और विशेषकर एक ट्रांसपेरेंसी अपनाई, पारदर्शिता के साथ काम हो, लोगों के एक विश्वास कायम हो। क्योंकि यह प्रदेश पुरानी सरकारें इतना बदनाम कर चुकी थीं कि उत्तर प्रदेश का नाम लेने के बाद बाहर के लोग भी हमसे 4 सवाल पूछने लगते थे, अरे साहब वहाँ तो अंधेरा होते ही घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी, लेकिन आज हमें फ़ख्र होता है जब हम कहीं प्रदेश के बाहर, अभी मैं चुनाव में गया, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कई प्रांतों में, तो जब मैंने वहाँ के लोगों की भावनाएं सुनी तो मुझे भी बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आज नंबर 1 का प्रदेश है और वहाँ के मुख्यमंत्री जनता को न्याय देने में बहुत त्वरित कार्रवाई करते हैं, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, हम भी चाहेंगे कि वो हमारे भी मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके की चर्चाएं लोगों में आम थी। तो 2017 के बाद जो परिवर्तन आया, नेतृत्व के बाद, नेतृत्व परिवर्तन के बाद और पार्टी परिवर्तन के बाद, तो निश्चित तौर से जो सोच और विज़न था नेताओं का, उसने इस दिशा को आगे बढ़ाया और जो पुरानी मान्यताएं थी प्रदेश के बारे में या बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, तो उस गुंडागर्दी का कारण यही था क्योंकि सरकार के अपने स्वार्थ निहित होते थे। जो भी यहाँ ज़मीनें दी जाती थी उसमें सरकारों का, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होता था। तो जब नीयत साफ नहीं थी कार्य करने वाली संस्थाओं की, तो निश्चित तौर से भविष्य में दिक्कतें आईं, उद्योगपतियों को परेशानी हुई, क्योंकि सरकार में ही गुंडे भी शामिल रहते थे, इसलिए गुंडागर्दी का माहौल पूरे प्रदेश में हुआ। लेकिन आज यह प्रदेश धीरे धीरे उस मुकाम को हासिल करता जा रहा है जिसके लिए इसे बहुत पहले आगे आ जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था इस देश में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और हम देश के विकास के लिए एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं जहाँ सभी को न्याय मिल सके, समाज का अंतिम वर्ग भी आगे आकर इस प्रदेश और देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। विधायक जी, जैसे अभी आपने शिक्षा पे बात लिखी, यहाँ पे आपने कितने ऐसे कॉलेज और बच्चियों के लिए स्कूल खुलवाए हैं?
ये बड़े हैरत की बात है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था और इस क्षेत्र में कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। विशेषकर मुझे बड़ा दिक्कत और असुविधा उस वक्त होती थी जब लड़कियां इसलिए पढ़ने नहीं जा पाती थीं इंटर के बाद कि उनके लिए आसपास कोई शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा का मौजूद ही नहीं था। पुरानी सरकारों में असुरक्षा की भावना थी, माँ बाप लड़कियों को भेजते नहीं थे बाहर। तो जब मैं विधायक बना, ये जो टीस थी बहुत दिन से मेरे हृदय में थी। सबसे पहले मैंने एजुकेशन के लिए ही काम किया और जिस क्षेत्र में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, मैंने 3 साल में ही 2017 से और 2020 तक 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए, जिसमें 2 उन कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर कराए जो इंटर के बाद उच्च शिक्षा ले ही नहीं पाती थी। मेरा मानना यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर उच्च शिक्षा बच्चियों को मिलेगी तो निश्चित तौर से हम लड़कियों को तेज़ी से शिक्षित कर पाएंगे और एक अच्छा समाज बना पाएंगे। एक डिग्री कॉलेज हमारा स्टार्ट हो गया, वो जहां आप बैठे हुए हैं यहीं है। उसमें हम कोर्सेज़ भी लाएं, फिल्म मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, सिविल एविएशन। तो प्रयास ये है कि एजुकेशन के माध्यम से भी हम लोगों को स्किल्ड कर दें आसपास के, ताकि एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद, मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना के बाद हमारे पास नौजवानों की एक ऐसी फौज हो जिन्हें हम स्थानीय स्तर पर यहीं नौकरियां दिलवा सकें। विधायक जी, एक जो यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है। जो उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर हैं, उनको नौकरियाँ मिले। तो इसमें आपकी क्या भागी रहेगी युवाओं के लिए? ये समय समय पर प्राधिकरणों से भी वार्ता होती है और उसके लिए हमने मार्किंग सिस्टम कराया उद्योगपतियों के लिए कि अगर आप स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे तो आपको प्लॉट देने में या औद्योगिक भूमि देने में हम वरीयता देंगे। इस तरीके की व्यवस्था प्राधिकरणों में बनाई गई है। और अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चूँकि एक आम शिकायत रहती है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे, तो उसके लिए हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं शीघ्र ही प्राधिकरणों में, जहां बेरोज़गार लोग अपनी योग्यता से संबंधित कागजात जमा करा पाएंगे, जिससे हम वहाँ स्थापित कंपनियों से वार्ता कर वरीयता के क्रम में और उनकी योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को नौकरियां दिलवाने की व्यवस्था कर सकें। और यहाँ जो वस्त्र उद्योग लगने जा रहा है, अपैरेल पार्क, तो वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में लगने जा रहा है और यह खुशी की बात है कि वहाँ 70% स्थानीय महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और जब 70% स्थानीय महिलाएं रोज़गार में चली जाएंगी तो निश्चित तौर से उनके परिवार और उनके घरों में खुशहाली आएगी। तो ये माने कि जिस तरह मोदी जी और योगी जी इस तरह इस समय महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसी की तर्ज पे आप काम कर रहे हो? नहीं, ये उन्हीं का विज़न है और हम तो अपने नेताओं के विज़न पर काम कर रहे हैं। और एक भावना ये, जहाँ की जनता ने हमें चुना है, जिस ज़मीन पर, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। चूँकि प्रदेश में 403 ही तो विधायक होते हैं, तो जनता ने इस लायक समझा, तो हमारा भी पूरा प्रयास है कि कुछ ऐसा दें जनता को जिससे ये क्षेत्र खुशहाल बने और यहाँ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे इस क्षेत्र को लोग जानें और लोग यह भी जानें कि नेतृत्व क्या होता है, नेता का विज़न क्या होता है। क्योंकि अब राजनीति जिस तरफ जा रही है उसमें ज़रूरी हो जाता है कि हर जनप्रतिनिधि को जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि क्षेत्र की समस्याएं वक्त रहते सरकार के संज्ञान में आएँ, उनके निराकरण के लिए एक प्लेटफॉर्म बनवाया जाए। तो यही सब जनप्रतिनिधि के काम होते हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से अपने जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना ही जनप्रतिनिधि का काम है। और उसके लिए समय समय पर मेरे द्वारा जो भी समस्याएं आती हैं वो विधानसभा के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सरकारों तक पहुंचती हैं। जैसे यहाँ की समस्याएं थी, मेट्रो की हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या हो। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब इन नगरों की प्लानिंग की गई, वो नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, तो लोगों ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को छोड़ दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण लोग प्राइवेट वाहनों से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और ये प्राइवेट वाहन बहुतायत से होने से आप देख रहे हैं कि हमारा वायु गुणवत्ता भी काफ़ी ख़राब स्थिति में इस क्षेत्र में है। अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पहले ही इस योजना को समाहित कर देते प्राधिकरणों की प्लानिंग में, तो आज हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता और हम लोगों को एक बेहतर सुविधा दे पाते। तो जो पुरानी सरकारों ने कमियां की थी या बिल्डर बायर्स की जो समस्या थी वह भी उन्हीं की देन थी। तो उनके द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का भी हम निराकरण करने की दिशा में और आगे एक बेहतर मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करा पाएँ, उसके लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। और जब तक योगी जी हैं, मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी जनता की समस्याओं को हल कराएंगे और एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सभी बढ़ रहे हैं जिसका सपना पहले कभी यहाँ से लड़ने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा होगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी कि हमारा मुल्क विश्वगुरु होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। तो सही मायने में तो योगी जी और मोदी जी उन्हीं के सपनों को साकार कर रहे हैं, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुतियाँ दी। और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दोनों नेताओं के विज़न को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, देखा गया कि जो विधानसभा है, विधानसभा में आपको भी देखते हैं, लोग सुनते हैं और दूसरे विधायक को भी देखते हैं। बहुत गिने चुने विधायक है जो अपने क्षेत्र की जनता को सदन में उठाते हैं। तो हम भी यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे लगभग 8 महीने से यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर सब क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो यहाँ की जनता का एक ही आवाज़ आती है कि जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक है वह ही यहाँ पे अब लोकसभा 2024 में है कि आपको चुनना चाहते हैं अपना प्रतिनिधि, ताकि आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो ऐसा क्या आप लोग जनता के लिए करते हो जो जनता आपको इतना प्यार करती है? देखिए, लोकसभा का चुनाव और उसका टिकट तो पार्टी तय करती है, और जहाँ तक मुझे जनता ने विधायक के तौर पर चुना है तो मैं विधायक रहकर भी जनता के वो सभी काम करा सकता हूँ जो एक सांसद कराते हैं। तो ये जनता की भावना और प्यार होगी, लेकिन विधानसभा मेरे पास एक ऐसा माध्यम है जहाँ मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी हल करा सकता हूँ। और उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं रहकर बखूबी लोगों के वो सारी जो उनकी योजनाएं हैं या वो चाहते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, वो ज़्यादातर लखनऊ से ही हम हल करा सकते हैं। अब जैसे मैंने डिग्री कॉलेज का आपको बताया, तो 2 कन्या डिग्री कॉलेज मैं भारत सरकार से लाया हूँ। तो ये काम पहले भी किया जा सकता था। यहाँ विधायक भी रहे हैं, सरकारें भी रही हैं, लेकिन एजुकेशन लोग यहाँ दे नहीं पाए, सड़कें यहाँ लोग दे नहीं पाए, आवागमन के साधन यहाँ लोग दे नहीं पाए, बिजली इस क्षेत्र में 8 घंटे आती थी। तो ये 4-5 साल में जो एक आमूल चूल परिवर्तन लोगों ने महसूस किया है, वो निश्चित तौर से एक आगाज़ है उस भारत का जिसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सर, एक बताइए, आपके परिवार है, बच्चे हैं, और हमने देखा आपको कि यहाँ सुबह भी जनता दरबार लगता है, शाम को भी जनता दरबार लगता है। तो कौन सा समय आप सोते हो और ना तो परिवार वालों को समय देते हो? सुनने में आया हमेशा देखा गया कि आप कभी किसानों की मुद्दा उठाते हो, कभी युवाओं का मुद्दा उठाते हो, कभी जो कन्या है उनको स्कूल के लिए आवाज़ उठाते हो। तो सर, अपना परिवार छोड़ के जैसे कि एक सन्यासी की तरह आप काम कर रहे हो, यह कैसे संभव कर पाते हो सर? कैसे आपको कौन सी शक्ति है जो करवा रही है? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि 20 घंटे से कम काम करते हों, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लखनऊ प्रवास के दौरान कि रात को 2-2 बजे तक मीटिंग्स हो रही हैं और सुबह 5 बजे हमने उन्हें अखबार पढ़ते हुए देखा है। तो किस समय वो सो लेते हैं, क्या उनका खाने का समय? जब से हमने मोदी जी को देखा है 2014 से, हमने कभी उन्हें छुट्टी पर जाते हुए ही नहीं देखा। तो जहाँ हमारे नेताओं का ऐसा जज्बा हो तो वहाँ निश्चित तौर से वो जनप्रतिनिधि भी उन्हीं की लीक पर चलते हुए ये प्रयास करते हैं कि जो योजनाएं उनकी हैं वो कैसे जनता तक पहुँचें। और देखिए, जिस दिन जनता हमें अपना प्रतिनिधि बना देती है वो हमारा परिवार ही हो जाती है।
हम घर की चार दीवारियों में अपना परिवार माने तो ये एक हक तलफी हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें विधायक बनाया। तो सुबह नहाने धोने के बाद, घर से निकलने के बाद जो भी मिला वो हमारे परिवार का सदस्य है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पीड़ित लोग ही हमारे पास आते हैं, तो उनके किसी हम लोग काम आ सकें तो हमें लगता है कि हमारा विधायक बनना सार्थक हुआ। बाकी तो सुबह से शाम तक अपना क्षेत्र में भ्रमण, आना जाना, अब यही हमारे परिवार की परिभाषा हो गई है। और कभी कभार अपना बच्चों से मुलाकात हो जाती है सुबह शाम निकलते हुए, तो वो ही काफ़ी है। मेरा ये लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आने वाले समय में हमारे गौतम बुद्ध नगर जेवर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, जेवर तो अब दुनिया के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। यहाँ के लोग पहले नौकरी करने जाते थे दिल्ली या हरियाणा, और इस क्षेत्र का बहुत व्यक्ति पलायन कर चुका था, बस चुका था दिल्ली और हरियाणा में। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि रोड के माध्यम से कई इंटर स्टेट सिटी मार्ग बनवाए, जिससे बाहर के लोग जब उत्तर प्रदेश में घुसें तो उन्हें फ़र्क महसूस हो। और जो लोग बाहर चले गए थे उसकी वजह ये थी कि यहाँ रोज़गार के कोई साधन नहीं थे। अब धीरे धीरे मेरे नज़र में कई ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर बस गए थे, अब वो यहीं रहना चाहते हैं अपने पैतृक जगह पर। तो ये परिवर्तन है 6 साल का, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो परिवर्तन मैंने देखा है जेवर के लिए और लोगों की जो ललक है यहाँ बसने की, निश्चित तौर से यह जेवर आने वाले समय का एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जो दुनिया का एक सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में शुमार होगा। तो उसी के हिसाब से हमारा इरादा है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहतर दे सकें। अभी एक ट्रामा सेंटर हमने शुरू करा दिया है, हमारे ज़िले में ट्रामा सेंटर ही नहीं था, ये भी बड़े हैरत की बात है। इतना बड़ा ज़िला, नोएडा इसका नाम, और आर्थिक राजधानी प्रदेश की, तो यहाँ के जो एक्सीडेंटल केसेस थे वो सफदरजंग रेफ़र करने पड़ते थे। अब यहाँ ट्रामा सेंटर बनने जा रहा है, 200 बेडेड अस्पताल हम लोग बनवा रहे हैं पास में ही। कई पुराने अस्पतालों को चालू किया है, कई अस्पतालों का हम कायाकल्प करा रहे हैं, उनकी मरम्मत करा रहे हैं ताकि लोगों को गाँव के पास ही मूलभूत सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा का मैंने बता ही दिया। बेसिक एजुकेशन में हम कंपोजिट और अभ्युदय योजना के माध्यम से सारी मूलभूत सुविधाएं जो एक बच्चों को और शिक्षकों को आवश्यकता होती है, और आधुनिक तकनीक जो आजकल चढ़ रही है स्टडी में, उसे भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे कई विद्यालय निर्माणाधीन हैं। और जहाँ तक हम आवागमन की बात करें, वो गांवों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराई गए। स्मार्ट विलेजेस हम बनाने जा रहे हैं, कई गांव हमारे बन भी चुके हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे मिले, ऐसे गांव हम निर्माण करने जा रहे हैं जहां कोई गली कच्ची ना हो, लोगों को आवागमन की सुविधा हो, लोगों को रोज़गार उनके पास मिले, लोगों को 24 घंटे बिजली मिले। तो इस तरीके का एक जेवर बहुत जल्दी बनने जा रहा है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से जेवर के सभी लोगों को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और 6 साल में वो रिज़ल्ट भी देखा कि आज जेवर जो कहीं अंधकार में विलीन था, आज ध्रुव तारे के समान पूरे दुनिया में दैदीप्यमान है। जब यहाँ की बात होती है तो लोग कहते हैं अरे वो जेवर जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो आज सम्मान की दृष्टि से इस जेवर को देखा जाता है। इसके लिए हमारे किसान भाई और यहाँ के सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने यहाँ विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया और एक ऐसा जेवर बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जहाँ सर्वत्र खुशहाली होगी। धन्यवाद विधायक जी, आपने समय दिया और हम उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। तो ये थे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी। हमारे कई मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई है, और जैसे कि मैंने बताया था, हमारे जेवर ही नहीं पूरे देश में और देश के बाहर भी इनका नाम हो रहा है, जेवर का नाम हो रहा है, क्योंकि जनता इनको लाइक करती है। आपने सुना विधायक जी ने कई मुद्दों पे, युवाओं पे, बेटियों पे, बहनों पे भी चर्चा करी और विकास पे भी चर्चा की। जैसे कि सरकार चाहती है, मोदी और योगी यह उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहे हैं लगातार। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं परवीन अरोड़ा,
यूपी की बात के लिए।